नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको राजस्थान की स्थापत्य कला का द्वितीय भाग बताऊंगी। हमने प्रथम भाग में ये पढ़ा था कि किस प्रकार से स्थापत्य कला या वास्तुकला वस धातु से बनी है। वस मतलब जो एक स्थान पर निवास करता है। स्थापत्य कला को हमने डिस्कस किया था कि दुर्ग, मंदिर, राजप्रसाद, स्मारक और जलाशय, इन 5 प्रकार के जो भवन हैं उन्हें स्थापत्य कला में समझा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दुर्ग क्या होता है, राजस्थान क्यों दुर्ग शैली में पूरे भारत में विश्वविख्यात है, दुर्गों के क्या आवश्यकता थी बनाने की, उनका स्वरूप किस प्रकार से होता था, और उसके बाद हमने 2 प्रसिद्ध दुर्गों को समझा था, चित्तौड़गढ़ का किला और रणथंभौर का किला। आज हम उसी को आगे समझते हुए कुंभलगढ़ के किले को समझने का प्रयोग करेंगे। अनेक छोटी मोटी पहाड़ियों को मिलाकर यह कुंभलगढ़ का किला बनवाया गया है। समुद्र तट से लगभग 3,500 फुट ऊंचा, दुर्गम घाटियों और घने जंगलों से आवृत होने के कारण यह दृष्टिगत नहीं होता है। ये जो किला है ये चित्तौड़गढ़ के जो किले से भी ज़्यादा सुरक्षित दुर्ग था, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और इसका उपयोग सैनिक सुरक्षा व प्रवास यानी कि राजा और उसके लोगों का प्रवास दोनों के लिए हुआ है। इसके 3 प्रमुख द्वार हैं, आरेट पोल, हल्ला पोल और हनुमान पोल। पोल मतलब होता है गेट। हनुमान पोल दुर्ग का मुख्य पोल है या दरवाजा है। इस जो किले में एक यज्ञ वेदी है जो कि 2 मंजिला भवन है। इस वेदी के ऊंचे गुंबद के नीचे के भाग से धुएं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई जलाशय भी हुए हैं कुंभलगढ़ किले के अंदर, जो पीने और कृषि के लिए जिनका उपयोग होता था। इसके अलावा कई वहाँ पर महल भी बनाए गए हैं जो कि कलात्मक नहीं है, बहुत ही साधारण बने हुए हैं। इनमें छोटी छोटी कोठरियाँ हैं, तंग बरामदे हैं, चौक हैं और छोटे द्वार हैं जिनमें झुककर महल में प्रवेश किया जा सकता है। तो ये जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है और उसमें जो भवन राजप्रसाद बनाए गए हैं वो क्लियरली ये बताते हैं कि ये जो थे वो उन सामरिक दृष्टि से इसका निर्माण होता हुआ था, सादगी से बने हुए और इनमें सौंदर्य का बोध हमें नहीं होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट किला है वो है तारागढ़ का दुर्ग। ये समुद्र तल से करीब 2800 फुट ऊंचाई पर है। इसकी सारी दीवारों का अगर व्यास हम जोड़ दें तो लगभग 2 मील है और इसका जो आधार है उन पर 20 फुट चौड़ी है इनकी आधारशिला दीवारों की। उस पे कई बुर्ज भी हैं ताकि सुरक्षा की जा सके। गढ़ के अंदर 4 कुंड हैं जिनके द्वारा बरसात के पानी को एकत्रित किया जाता था। इसके अलावा हम अगर इसको पहले आपको कुंडों का नाम बता दूं। नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा। झालरा मतलब होता है कुंड। तारागढ़ का जो किला था वो समय समय पर अनेक शासकों के मध्य हुआ। चौहानों से लेकर गोहिल, राठौड़, मराठा तथा अंग्रेजों का इस पर बारी बारी से अधिकार हुआ था। अब हम आते हैं दूसरी जो चीज है इम्पोर्टेंट, वो है मंदिर स्थापत्य में। हम सबको पता है कि प्रारंभ में जो
पूजा होती थी वो प्रकृति में पूजा होती थी, मगर गुप्त काल से हमने देखा है कि भारत में मंदिरों का निर्माण होने लगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने एक बहुत ही सुंदर चीज कही है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में चित्तौड़ का सूर्य मंदिर, आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, आहड़ जो कि उदयपुर के पास है का वराह मंदिर, किराड़ू का विष्णु मंदिर आदि में कलाकारों ने देव दानव युद्ध से विनाश तथा संघर्ष आदि के चित्रण में वातावरण को शौर्य से ओतप्रोत कर दिया है। अब अगर हम देखें मंदिरों को तो 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो मंदिर बने हैं वो मुस्लिम आक्रमणों के कारण उनमें सुरक्षा को अधिक महत्वता दी गई है। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, बड़े दरवाजे और बुर्ज हैं। फॉर एग्जाम्पल उदयपुर के पास एकलिंग मंदिर और रणकपुर के मंदिर। अब जब मुगलों के साथ राजस्थान के शासकों के संबंध हुए तो हम देखते हैं कि मंदिर निर्माण में भी परिवर्तन आता है। इन मंदिरों में हिंदू मुस्लिम एकता दिखती है। एक तरफ हम देखते हैं कि तोरण द्वार व अलंकरण हिंदू है, तो दूसरी तरफ उपमंडप सभा मंडप के बीच खुला हुआ चौक जो गर्भगृह के ऊपर है, वहां पर हम गुंबद देखते हैं जो कि मुगल शैली का प्रतीक है। इसके उदाहरण हैं आमेर यानी कि जयपुर के पास का जगत शिरोमणि मंदिर और जोधपुर का घनश्याम मंदिर। 17वीं 18वीं शताब्दी तक हम देखते हैं इसमें अंतर आता है और अब हम अधिक वैष्णव मंदिर देखते हैं राजस्थान में, जिनमें अलंकरण के स्थान पर हम सादगी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट मंदिर पर और वो है देलवाड़वा का जैन मंदिर। मंदिरों का समूह को देवताओं का बाड़ा या देलवाड़ा कहा गया है। यह आबू के निकट है और इसमें संगमरमर का उपयोग अत्यधिक किया है। इसमें 2 मंदिरों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले है जैन तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर और दूसरा है जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर। आदिनाथ का जो मंदिर है उसके अंदर स्तंभ, छत, मंडप में बारीक अलंकरण किया गया है। और नेमिनाथ के मंदिर में नारी के उज्जैतात्मक मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने देलवाड़ा के मंदिर के ऊपर ये लिखा है कि ऐसा जटिल एवं कलापूर्ण मंदिर देखने का सौभाग्य मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा अन्य कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक तथा प्रभावशाली हो या जिसमें स्तंभों की व्यवस्था इतनी सौंदर्यपूर्ण ढंग से की गई हो। इसके बाद हम आते हैं राजप्रसाद पर, यानी कि वो स्थान जहां पर राजा रहते थे। मंडन जो कि राणा कुंभा का एक बहुत महत्वपूर्ण शिल्पी था, उसने शिल्प आदर्श लिखे हैं और उनके आधार पर राजप्रसादों का निर्माण होता था। महल नगर के मध्य या नगर के कोने में ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। प्रत्येक महल में जनाना और मर्दाना ड्योढ़ी दोनों होती थी जो जुड़ी रहती थी। दरबार जनसाधारण से मिलने, मंदिर, रसोई, राजकुमार का निवास, यानी कि अलग अलग तरह के कमरे उसमें होते थे। 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि जो राजप्रसाद थे वो बहुत ही सादगी के थे, मगर उनमें सुरक्षा या सुदृढ़ता प्रदर्शित होती थी। उसके बाद जब मुगलों के साथ राजस्थान के शासकों का संपर्क हुआ तो उसमें उन्होंने मध्य एशिया की 2 चीजें जोड़ी, उद्यान व फव्वारे। हम सब ने ताजमहल की चित्र देखा है, वो चारों तरफ से 4 बाग से सराउंडेड है।
फव्वारे लगे हुए सुंदर सुंदर। तो वही चीजें हम देखते हैं अब राजपूतों के राजप्रसादों में। और बारीक खुदाई का उपयोग भी इनमें होता है, जो कि दीवारों और स्तंभों को बहुत सुंदर बना देती थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आमेर का राजप्रसाद। अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो है जलाशय। पीने के पानी के लिए, नहाने के लिए और सिंचाई के लिए जलाशयों का उपयोग होता था। फॉर एग्जाम्पल रानी सागर, पद्म सागर, बालसमंद जो मारवाड़ राज्य में थे। जैसलमेर में जेत सागर, ब्रह्म सागर। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी पर बांध जलाकर जलाशय बनाए जाते थे, जैसे उदयपुर में पिचोला झील है, डूंगरपुर में गैन सागर है, या बूंदी में फूल सागर है। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण जलाशय है वो राज समुद्र है, जो उदयपुर से 42 किलोमीटर उत्तर पर स्थित झील है, जो पहाड़ी से बनी हुई है। इस बांध को बनाने के लिए राजनगर की खानों से संगमरमर का प्रयोग होता है। इस बांध में लगभग 200 वर्ग मील भूमि का जल एकत्रित होता है। इस बांध को नौचौकी भी कहा जाता है, क्योंकि बांध के नीचे 3 चबूतरों पर 3-3 छतरियों वाले मंडप बने हैं। इन तीनों का योग 9 होता है और ये मंडप संगमरमर से बने हुए हैं। इन मंडपों पर शिखर अथवा गुंबद नहीं है, इनकी छतें सपाट हैं, मगर इसमें छज्जे हैं जो उस हिंदू शैली बताती है। मगर इसमें जालियां भी हैं जो कि मुगल शैली का प्रभाव दिखाती हैं। इसके अलावा छतरियों के रूप में भी स्मारक हमें मिलते हैं। मंडोर, बीकानेर, जयपुर ये मुगल स्थापत्य से प्रभावित थे, इसलिए ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते हैं। ये सादगी होती है, मगर कुछ कुछ में अलंकरण भी हमें दिखता है। तो इस तरह से हमने राजस्थान के स्थापत्य कला को समझा। धन्यवाद।